बीते दिनों यानी बुधवार 15 नवंबर को उड़ीसा कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत अब उड़ीसा के आदिवासी अपनी ज़मीनों को गैर आदिवासियों को बेच सकते हैं। जी हां, देश में शायद यह पहला ऐसा राज्य है जहां पर आदिवासियों से संबंधित भूमि कानून पर इस तरह के नियम बनाए गए हैं। हालांकि इस कानून पर छिटपुट आंदोलन शुरू हो गए हैं। क्या है पूरा मामला और उड़ीसा राज्य में आदिवासियों से संबंधित भूमि कानून क्या कहता है, आइए आज हम इस पर बात करते हैं। जोहार, मैं हूं गोविंद टोप्पो और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 90। जब भी देश में जल जंगल जमीन की बात होती है तो सबसे पहले यहाँ के आदिवासियों का जिक्र आता है, और इन आदिवासियों के जिक्र आने का कारण भी है क्योंकि देश के लगभग 75% भूभाग पर आदिवासियों का कब्जा है और इन 75% भूभाग पर प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती। यही कारण है कि ब्रिटिश काल से ही पूंजीपतियों जमींदारों द्वारा आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर हस्तक्षेप होता रहा है, और यही कारण है समय समय पर देश पर कई बड़े बड़े जनजातीय विद्रोह हुए हैं। इन्हीं विद्रोहों को देखते हुए अंग्रेजों ने आदिवासियों की रक्षा हेतु कई नियम कानून बनाए। इसके अलावा हमारे संविधान निर्माताओं ने भी संविधान के 5वीं, 6वीं एवं 9वीं अनुसूची में आदिवासियों के हक अधिकारों की बात को स्थान दिया है। परंतु समय के साथ औद्योगिक विकास ने प्राकृतिक संसाधनों के दोहन हेतु आदिवासियों के जमीन पर सबकी नजरें बिठाना शुरू कर दिया। इसी क्रम में भारत के पूर्वी तट के एक राज्य में आदिवासियों के जमीन से संबंधित एक कानून लाया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उड़ीसा राज्य की, जो भारत के पूर्वी तट का एक खनिज संपदाओं से संपन्न राज्य है, जहां लगभग 22% आदिवासी निवास करते हैं। आज़ादी के बाद किसानों और आदिवासियों को जमीन का हक देने के लिए 1950 में जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया गया था। इस कानून में किसी व्यक्ति और परिवार के पास कितनी जमीन रह सकती है, इसका भी निर्धारण किया गया है। आदिवासी और अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा के लिए यह नियम लाया गया था कि उनकी जमीन गैर आदिवासी और गैर अनुसूचित जाति का व्यक्ति खरीद नहीं सकता है। लेकिन उड़ीसा की नवीन पटनायक सरकार ने इस कानून में संशोधन कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति उप कलेक्टर की अनुमति से किसी आदिवासी की जमीन को खरीद सकता है। यही नहीं, अब आदिवासी अपनी जमीन को गैर कृषि कार्य के लिए बंधक भी रख सकता है। उड़ीसा देश के पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। यहाँ की अधिकांश आबादी गरीब है और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य में करीब 40% आदिवासी और अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। इस कानून के बाद आदिवासियों की जमीन से बेदखली बढ़ने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि देश में जहाँ जहाँ आदिवासियों का निवास है वहाँ की ज़मीनों में खनिज संपदाओं का भंडार है। लंबे समय से कॉरपोरेट की नज़र इन खनिज भंडारों पर लगी है। वे खनिज के साथ ही कोयला, जंगल की लकड़ियों पर भी गिर दृष्टि रखे हुए हैं। कॉरपोरेट के दबाव में उड़ीसा सरकार, झारखंड, छत्तीसगढ़ की सरकारें समय समय पर आदिवासियों के जमीन और जंगल से संबंधित कानूनों में संशोधन करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन भारी जन दबाव के कारण उन्हें ऐसा संशोधन वापस करने के लिए विवश होना पड़ा है। लेकिन अब उड़ीसा कैबिनेट ने इस कानून में संशोधन कर दिया है। इस तरह से उड़ीसा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासी खरीद सकते हैं। अब अनुसूचित जनजाति के लोगों को उप कलेक्टर की लिखित अनुमति के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में गैर आदिवासियों को अपनी जमीन हस्तांतरित करने की अनुमति मिल गई है। अब उड़ीसा अनुसूचित क्षेत्र अंचल हस्तांतरण विनियम 1956 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट बैठक के बाद उड़ीसा के उप सचिव पीके जेना ने कहा कि अब एसटी व्यक्ति सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अपनी जमीन उपहार में दे सकता है या बेच सकता है, या कृषि, आवासीय घर के निर्माण, बच्चों की शिक्षा, स्वरोजगार, व्यवसाय, छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों में भूमि का एक टुकड़ा गिरवी रखकर ऋण प्राप्त कर सकता है, या इन उद्देश्यों के लिए इसे गैर एसटी समुदाय के किसी भी व्यक्ति में हस्तांतरित कर सकता है। इस अधिनियम में अंतिम संशोधन 2002 में किया गया था, जिसके बाद एसटी वर्ग से संबंधित व्यक्ति अपनी अंचल संपत्ति केवल एसटी समुदाय से संबंधित व्यक्ति को ही हस्तांतरित कर सकता था, जबकि उसे कृषि के लिए किसी भी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के पास अपनी जमीन गिरवी रखने की अनुमति थी।
उड़ीसा सरकार के एक आधिकारिक नोट में कहा गया है कि ऐसे प्रावधानों के कारण आदिवासी समुदाय से संबंधित शिक्षित युवाओं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या को समझते हुए और अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद की सिफारिशों के आधार पर संशोधन किए गए हैं। राज्य के मुख्य सचिव ने कहा कि हालांकि एसटी समुदाय के एक सदस्य को अपने कब्जे वाले सभी संपत्तियों को बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि वह व्यक्ति भूमिहीन नहीं हो सकता। कलेक्टर और उप कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे। यदि उप कलेक्टर ऐसी भूमि के हस्तांतरण, बिक्री या बंधक की अनुमति नहीं देता है तो व्यक्ति 6 महीने के भीतर संबंधित जिला कलेक्टर के पास अपील कर सकता है, जिसका निर्णय इस संबंध में अंतिम होगा। खैर, यह कानून कितना कारगर और कितना हानिकारक होगा यह तो उड़ीसा सरकार और उड़ीसा के आदिवासी भली भांति समझते हैं, लेकिन देश में पहली बार इस तरह का कानून पास होना, वह भी आदिवासी समुदाय के लिए, क्या इससे हमारा झारखंड भी प्रभावित होगा? यह सवाल हमारे लिए है। बाकी आप इस प्रस्ताव पर अपने विचार दे सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। फिर कभी मिलते हैं कोई नई आदिवासी, कोई नई झारखंडी, कोई नई विषय के साथ। तब तक के लिए लोकतंत्र 19 में बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जोहार।